मुझे ना अलग अलग जगहों से लोग अपने हॉरर किस्से शेयर करते हैं, लेटर्स भेजते हैं जिसके अंदर वो ऐसे हादसों के बारे में बताते हैं जो उनके साथ हुए हों, और वो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वो इतनी डरावनी या अनबिलीवेबल होती है, और फिर भी वो सच होती है और लोगों ने उन्हें एक्सपीरियंस करा होता है फर्स्ट हैंड। तो वैसे तो क्योंकि मैं इतना डरावनी कहानियाँ सुन चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ कि मुझे अभी तक डर नहीं लगता। तो मुझे डराने के लिए किसी भी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड होना काफ़ी मतलब ज़रूरी होता है। जितने भी मैं लेटर्स पढ़ती हूँ उनमें काफ़ी लेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे मुझे लगता है ठीक है तो मैं सुन चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ, बट कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के मेरी रूह तक कांप जाती है, और उन्हीं लेटर्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा ही एक लेटर, ऐसी एक कहानी है ऋतिक की। ये लेटर लिखते हुए ऋतिक ने जो सबसे पहले कुछ लाइन्स लिखे थे वो ये था कि ये कहानी हो सकता है लोगों को यकीन ना हो, या हो सकता है लोग इस पर काफ़ी सवाल उठाएं, पर ये मेरी सच्चाई है और मेरे साथ इतना बुरा हुआ है कि अब मेरे पास उसकी बात बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा। ऋतिक मुझे बताते हैं कि कुछ सालों पहले उनके जो पापा थे, उनके जो पिता थे, उनकी जॉब चली जाती है, और क्योंकि ऋतिक के पिताजी जिनका नाम सुमित होता है, उनकी जॉब चली जाती है, तो जो घर का एक आदमी होता है जो कमाई करते हैं, जो घर के पूरे खर्चे चलाते हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम चला जाता है। एंड ऋतिक उस वक्त 12th क्लास में होता है जब उनके पापा की जॉब जाती है, तो वो कुछ कर नहीं पाता और इस वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है। एंड काफ़ी टाइम तक उसकी पूरी फैमिली को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था पैसे ना होने के चक्कर में। तो अपने लोन्स को पे करने के लिए, घर एक स्मूथ तरीके से चलता रहे, प्रॉब्लम्स ना आए, उसके लिए उन्होंने अपना घर बेच के एक नया घर खरीदा था। वो जो घर था वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, एंड रियल्टर्स ने या किसी ने भी कुछ मतलब बताया नहीं कि क्यों बंद है या क्यों ये इतने टाइम से बिक नहीं पा रहा था। बस ये बोला कि जो पुरानी फैमिली थी उनमें किसी की डेथ हो गई मेडिकल कंडीशंस की वजह से, और उसके बाद जो बाकी की बची फैमिली थी वो शिफ्ट हो गए, और कोई भी इसे मतलब ना तो बेचने पे ध्यान दे पाया और ना ही किसी ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। तो पर क्योंकि ऋतिक की फैमिली थी डेस्परेट पोजीशन पे थी, पैसे नहीं थे कि उन्हें वो घर खरीदना पड़ा, उन्होंने वो घर खरीद लिया। जैसे ही उन्होंने वो घर खरीदा तब तक ऋतिक 12th पास कर चुका था, वो अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जा चुका था। तो ऋतिक ने सोचा कि मैं अपने फर्स्ट ईयर में ना एक इंटर्नशिप भी कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा तो मेरी फैमिली को हेल्प हो जाएगी। जैसे उन्होंने वो घर खरीदा, ऋतिक की जॉब लग गई, एक इंटर्नशिप लग गई। तो घर के सारे सदस्यों को लगा कि वाह ये तो बहुत लकी घर है। ऐसा होता है ना, हमारे को लगता है कि अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं या कर रहे हैं उसके बाद हमारा कुछ बहुत अच्छा हो जाए, या हमें काफ़ी कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू हो जाए जिसकी एक्सपेक्टेशंस भी ना हो, तो हम बहुत जल्दी लकी कंसिडर कर लेते हैं। उन्होंने भी कर लिया, उनको लगा कि वाह कितनी अच्छी बात है, मेरे बेटे की जॉब लग गई। अब एट दिस पॉइंट ऋतिक की जॉब लग गई थी, उनके पास काफ़ी सारे पैसे बचे थे, और उनकी जो मदर थी ऋतिक की वो भी जॉब ढूंढ रही थी और उन्हें भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहे थे, सब बहुत खुश थे। इसी खुशी के चक्कर में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए। हम कभी भी घर शिफ्ट करते हैं तो हमारे ज़्यादातर लोगों के बिलीव्स ये रहते हैं कि हम पूजा पाठ करवाएं, पॉजिटिव एनर्जीज रखवाएं, या कुछ पॉजिटिव चीज़ करें घर में, कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी कुछ इस घर का पास्ट है वो हमसे दूर रहे। एंड जो रियल्टर भी थे, ऑल्दो रियल्टर्स ऐसा एडवाइस नहीं करते, पर इनके रियल्टर ने बोला भी था कि तुम जाओगे तो पूजा वूजा तो करवाओगे ना, ऐसे मजाक मस्ती में 2-4 बार बोला था। अब उनके इंटेंशंस क्या थे वो किसी को नहीं पता, बट रियल्टर ने उन्हें वार्न करा था कि तुम जाओगे तो प्लीज पूजा वूजा करवा के अच्छे से, जब भी करवाओ मुझे भी इन्वाइट करना, काफी टाइम से बंद पड़ा था, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, सब करवा लेना। ये वो पूजा को पोस्टपोन ही करवाते रहते हैं, तो ये कहते हैं अरे चलो बाद में करके नहीं करवाते। अब क्या होता है, इनको वहां रहते रहते कुछ ही टाइम हुआ होगा, मान लो 2-3 हफ्ते। जो ऋतिक की फैमिली थी, फैमिली डायनामिक्स में बता देती हूँ। ऋतिक था, ऋतिक के पापा थे सुमित जी, ऋतिक की मम्मी थी पायल, और ऋतिक की बहन थी पूर्णिमा। तो ये चारों रहते थे, और ये जो घर था उनमें स्पेस थी, मतलब 2+1 BHK था। तो मान लो एक कमरा तो ऋतिक के पेरेंट्स का हो गया, एक कमरा ऋतिक का हो गया। पूर्णिमा जिद करती है कि ये +1 वाला बेडरूम मुझे दे दो। अब जब वो जिद करके वो रूम ले लेती है तो कुछ दिन तो वो उसे सजाने में रख लेती है कि सजाती रहेगी, तो गंदा था तो इसलिए अपने मम्मी पापा के साथ सो गई। कुछ दिन इसलिए मम्मी पापा के साथ सो जाती है क्योंकि बच्ची ही है, नया घर है, आदत लगने में टाइम लगता है। जैसे 1.5-2 हफ्ता होता है, पूर्णिमा भी थोड़ा अपने घर से फेमिलियर हो जाती है, तो वो सोचती है मैं अपने कमरे में ही सोऊंगी। तो पूर्णिमा अपने कमरे में सोना स्टार्ट कर देती है। पहली ही रात वो रात के 3 बजे अपने पेरेंट्स के रूम में भागती हुई जाती है और कहती है कि मेरे कमरे की दीवार पे कोई बहुत जोर से खटखटा रहा है, मुझे दीवार से कुछ आवाज आ रही है। तो ऋतिक के पेरेंट्स को लगता है बच्ची अकेले सोने से डर रही होगी, तो वो उसे उस वक्त अपने पास सुला लेते हैं। अगले दिन सब अपने नॉर्मल रूटीन पे होते हैं। सुमित के पापा घर पे, सुमित की मम्मी अपनी जॉब इंटरव्यूज पे जा रही हैं,
सुमित अपने कॉलेज पे चला गया, अपनी जॉब पे ध्यान दे रहा है और पूर्णिमा अपने स्कूल चली गई। शाम हो जाती है, लोग इस बारे में भूल जाते हैं। पूर्णिमा फिर जिद करके अपने कमरे में सोने की बात करती है। वो अपने कमरे में सोने जाती है और फिर से रात के 3 बजे वो अपने पेरेंट्स के रूम में भागती हुई आती है और कहती है कि पापा मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे कमरे की दीवार पे खटखटा रहा है। ऋतिक के पापा सुमित जी कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि हम सबको यही लगता है कि जब कोई बच्चे होते हैं तो अगर वो मतलब ऐसा समझ लो, कोई भी बोलते हैं मुझे डर लग रहा है तो बहुत नॉर्मल बात है कि वो बच्चे हैं, डर लग जाता है और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनके जो पापा होते हैं वो भी यही कहते हैं कि ठीक है तुझे डर लग रहा होगा, तू हमारे साथ ही सोया कर, तू अकेले सोने की जिद छोड़ दे। अब जब पूर्णिमा के साथ भी 2 दिन ऐसा हो गया तो उसको भी है, तो वो बच्ची क्यों ही वो जिद करेगी, तो वो पूरे दिन अपने रूम में खेलती वेलती थी पर रात को अपने पेरेंट्स पे ही सोती थी। एक दिन क्या होता है कि क्योंकि नया घर होता है, रिलेटिव्स वगैरह भी जब पता चलता है तो देखने आते रहने आते हैं। ऐसे ही ऋतिक की फैमिली में उनके रिलेटिव्स आए देखने कि चलो हम भी देखते हैं कैसा घर है वगैरह, और सब फैमिली के पार्टी वार्टी के लिए आए। तो ऑलमोस्ट लोग जा चुके थे पर जो उनकी एक बुआ थी वो नहीं गई थी और वो उधर ही रुक गई थी। अब क्योंकि वो घर पे रुक गई होती है और मतलब रूम्स भी हैं काफी, तो ऋतिक कहता है कि जो बुआ है वो ऋतिक के कमरे में सो जाएगी और ऋतिक पूर्णिमा के कमरे में सो जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तो एनीवेज अपने पेरेंट्स के साथ सोती थी। तो बुआ भी इस बात से मान जाती है, मम्मी पापा भी खुश होते हैं कि उनका बेटा इतना ज्यादा कंसिडरेट है बाकी लोगों को लेके। तो सब अपने अपने कमरों में खा पी के बातें करके चले जाते हैं और ऋतिक पूर्णिमा के कमरे में चले जाता है। तो जैसे ही ऋतिक पूर्णिमा के कमरे में सोने जाता है ना, वो पूर्णिमा का कमरे में नोटिस करता है कि पूर्णिमा का कमरा बाकी घर के कमरों से ज्यादा ठंडा है। तो उसको ये बात सही लगती है कि चलो अच्छी बात है, यहाँ वेंटिलेशन अच्छी है, ठंडक हो रही है, सोने में आसानी होगी, मजा आएगा। तो वो सो जाता है, चद्दर वद्दर लेके अपना थोड़ा फोन स्क्रॉल करता है, सो जाता है। रात के 2:59 पे उसकी नींद खुलती है और उसे टाइम इसलिए याद होता है क्योंकि जैसे ही एज अ टीनेजर, एज ऑल ऑफ अस, जैसे वो उठता है वो अपना फोन निकालता है बिस्तर के पास से और टाइम देखता है, तो 2:59 हो रहे होते हैं। एंड वो टाइम देखता है, उसको लग रहा है 3 बज रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, सो जाता हूँ। और वो सोए उससे पहले ही ना उसको भी वो खट सुनाई देने लगती है, खट खट खट, और बहुत जोर जोर से, ऐसा लग रहा होता है दीवार पे कोई बहुत जोर जोर से कोई हथौड़ा मार रहा है, हाथ मार रहा है, कुछ भी बहुत तेज आवाज आती है। और ऋतिक एकदम से मतलब घबरा जाता है कि ये क्या, ये कहाँ से आवाज आ रही है वगैरह। तो बीइंग समवन जब थोड़ा उम्र में बड़ा है, ऋतिक को लगता है शायद पड़ोसियों के यहाँ से आ रही होगी। पर जब बहुत देर तक वो बात आवाज आती रहती है ना, तो ऋतिक थोड़ा सोचता है कि पड़ोसियों के यहाँ से कैसे आएगी, जिस जगह पे वो दीवार है वहां पे तो मतलब साइड में कुछ भी नहीं है, वो तो खाली है, तो पड़ोसियों के यहाँ से आनी चाहिए ना आवाज, वहां से क्यों आ रही है। तो ऋतिक इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देके डर के मारे वो अपने बाहर चला जाता है लिविंग रूम में सोने के लिए कि मैं कमरे में न सो के बाहर सो जाऊंगा। अब सुबह उसके पापा उठते हैं, सुमित जी उठते हैं और वो पूछते हैं कि तू बाहर क्या कर रहा है, तू तो पूर्णिमा के कमरे में सो रहा था, बाहर क्यों सो रहा है। तो वो कहते हैं पापा मुझे ना रात को ऐसा लग रहा था जैसे दीवार पे कोई खटखटा रहा हो, तो मुझे डर लगा, मैं बाहर आ गया। तो वो जो उसके पापा होते हैं बहुत गुस्सा होते हैं कि तू भी ये बकवास कर रहा है, तू तो कितना बड़ा है, तू तो कितना जिम्मेदार है, हमारे घर का बड़ा बेटा है, तू कैसे ऐसे डर सकता है। तो उसके पापा इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देके कहते तू तो पागल है, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है, ये वो। अब ऋतिक को भी लगता है कि यार उसके पापा उसे इतना डांट रहे हैं और मतलब वो अब एक रिस्पॉन्सिबल मैन की तरह फील कर रहा है कि मैंने तो जॉब भी स्टार्ट करी है, घर पे हेल्प भी कर रहा हूँ, मैं भी बच्चों जैसी बात करूंगा तो कैसे चलेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, सॉरी, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा, मैं अब यहीं सो जाऊंगा जब तक बुआ है। उनकी जो बुआ होती है ना वो नेक्स्ट डे भी रुक जाती है घर पे। तो नेक्स्ट डे भी ऋतिक पूर्णिमा के कमरे में ही सोता है। वो रात को अब वो बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि वही उसके पापा उसे डांटेंगे और उसकी एक जो ये इमेज है कि अब वो एक बड़ा बच्चा बनता जा रहा है, इज बिकमिंग अ मैन, वो वाला एक जो वो अपने लिए क्रिएट कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ऋतिक सोचता है कि नहीं, आज तो मैं पूर्णिमा के कमरे में ही सोऊंगा। वो जाता है, वही उसे ठंडक महसूस होती है, वो चद्दर लेता है और वो सोने की कोशिश करता है। रात के 1:30-2 बजे तक तो उसको नींद ही नहीं आती डर की वजह से, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे तो डर लग रहा होता है ना, उसको तो पता है कि उसके साथ रात को क्या हुआ। तो वो सो नहीं पाता। बहुत देर तक ना सोने के बाद क्योंकि थकावट होती है, पूरे दिन से वो बाहर होता है, काम कर रहा होता है, सब कुछ चीजें होती है, तो 2 बजे करीब उसकी नींद लग जाती है। जब वो सोता है तब तक तो कोई आवाज नहीं आती, ना लाइक दीवार से, ना बेड से, ना घर से, ना बाहर से। वो काफी चैन की नींद में सो जाता है। उसकी नींद गहरी होने ही वाली होती है कि 3 बजे फिर से उसकी नींद खुल जाती है। अब फिर से जब पहले उसने फोन देखा था सबसे पहले उठते, वैसे ही उसने इस बार भी सबसे पहले उठ के फोन ही देखा और फोन में देखा तो वही 2:59 का टाइम हो रहा था और फिर इसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही ये सबसे पहली चीज जो ऋतिक नोटिस करता है वो यही होती है कि अभी भी दीवार से खटखटाने की आवाज आ रही है। ऋतिक ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है कि यार एक साथ 2 बार सेम टाइम पे मेरी नींद खुली, सेम आवाज मुझे सुनाई दे रही है और रात के 3 बज रहे, पड़ोसियों का घर वहां हो ही नहीं सकता।
है और ऊपर से आवाज आ नहीं रही है, साइड से ही आ रही है और उसी साइड से आ रही है जिस साइड कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं कोई और मकान हो, कोई जगह हो, कोई स्पेस हो, नहीं, एकदम आप एंड है, वो बिल्डिंग का ही एंड है। तो ये देख के ऋतिक काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो सोचता है कि अब ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे देखना ही पड़ेगा ये क्या बात है। सबसे पहले तो ऋतिक अपने बिस्तर से उठता है, लाइट जलाता है और हर जगह एकदम इन्वेस्टिगेट करता है कि कहाँ से आवाज हो रही है। तो ऋतिक बीइंग समवन जो ऑलरेडी काफी सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल था, मतलब काफी लॉजिकल था, तो वो सोचता है कि मैं ना दीवार पे देखता हूँ कि क्या आवाज आ रही है, कहीं पाइप्स की तो नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम अंदर की साइड तो नहीं जिससे आवाज आ रही है, कुछ ऐसी बात तो नहीं। ऋतिक अपने कमरे की हर दीवार पे कान लगा के सुनने लगता है, ये देखने के लिए कि आवाज किस चीज की आ रही है, कि पाइप की है, पानी की है, कुछ ऊपर से खिसक रहा है तो उसका एक मतलब साउंड इफेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है। तो पहली दीवार पे वो रखता है कान, कुछ नहीं, दूसरी पे कुछ नहीं, तीसरी पे कुछ नहीं, चौथी जो दीवार होती है जहाँ से वो आवाज खटखटाने की आ रही होती है उस पे कान रखता है और सुनने की कोशिश करता है। तो उसको ना वो मफल्ड खटखटाने की आवाज अभी भी आ रही है। मफल्ड मतलब कि अगर मैं खटखटा रही हूँ और थोड़ा दूर से खटखटा रही हूँ तो शायद आपको आवाज़ सुनाई देगी, पर थोड़ी धीरी, कम आवाज़ सुनाई देगी, वैसे ही उसको आवाज़ सुनाई देती है और वो भी दीवार के अंदर से। और जब वो आवाज़ आ रही होती है जैसे खट, तो जब खट हो रहा है तो उसको वाइब्रेशन भी फील होती है कि अंदर से कोई खट 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 कर रहा है, या कोई पाइप है जो आवाज़ कर रहा है, या कुछ तो है जो दीवार से बार बार लग के साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब एट दिस पॉइंट ये आवाज़ सुन के ऋतिक 2 सेकंड तो सुन ही रहा होता है कि उसको एक और आवाज़ आती है, मफल्ड यानी वही आवाज़ की दबी दबी आवाज़ आ रही है। समझ नहीं आ रहा क्या आवाज़ है, बट सुनाई दे रही है और ये आवाज़ किसी इंसान की होती है। ऐसा ऋतिक बताता है कि उसको लगता है कि उस दीवार में से किसी इंसान की बोलने की या चिल्लाने जैसी कुछ आवाज़ आ रही होती है, जैसे वो चीखते हुए कुछ बोल रहा हो, पर वो आवाज़ ऋतिक को काफ़ी कम और धीमी सुनाई दे रही थी। तो ये आवाज़ सुनते ऋतिक एकदम से पीछे होता है और डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यार अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और जब ये आवाज़ आती है ना, ऋतिक जब डर के पीछे जाता है तो वो ऑलमोस्ट गिर जाता है, तो कुछ ना उसके हाथ से सामान लगता है और नीचे गिर जाता है और बहुत तेज सी आवाज़ आती है घर में। और उसके पापा शायद बाहर ही होंगे या उनकी नींद कच्ची हो गया, जो भी रीजन होगा, उसके पापा भी रूम में भागते भागते आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। देखते हैं ऋतिक का रूम खोलते हैं, मतलब जो पूर्णिमा का रूम होता है जिसमें ऋतिक सो रहा होता है वो खोलते हैं और ऋतिक ना पसीने में तर हो रखा है, रूम में ठंडी हवा उन्हें भी महसूस हो रही है और ऋतिक घबराया हुआ थोड़ा सा ऐसे मतलब शेक कर रहा है, उसकी पूरी बॉडी ऐसे थरथरा सी रही है और वो नीचे गिरा हुआ है। जब ऋतिक के पापा उसे इस हालत में देखते तो वो खुद भी बहुत डर जाते कि ये मेरे बेटे को क्या हुआ, ये ऐसे नीचे क्यों गिरा पड़ा है, क्या हुआ। तो वो पहले ऋतिक को उठाते कि बेटा बेटा क्या हुआ, उसके सब पसीना वसीना पूछते हैं, सब उसे ध्यान उसका मतलब ख्याल रखते हैं। उसके तुरंत बाद ही जब वो उसे उठाते हैं और बिठाते हैं, दूसरे रूम में लेके जाते हैं, पानी पिलाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो कहता है पापा मुझे भी वो खटखटाने की आवाज आई और मैंने पास जाके देखा तो उसमें से मुझे किसी इंसान के चिल्लाने जैसी आवाजें भी आ रही थी। पापा ये बात सुन के, जो ऋतिक के पापा होते हैं सुमित जी, वो पहले तो इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे और वो खुद ऋतिक की बात सुन के उस रूम में जाते हैं। जब वो उस रूम में एंटर करते ही है ना, उनको भी वो खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत हिम्मत करके उस दीवार पे कान लगाते हैं जैसे ऋतिक ने बताया था उसने करा, और जब उन्होंने भी कान लगाया उन्हें भी सेम आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अब ये आवाज़ सुन के ऋतिक के पापा भी डर जाते हैं और ऋतिक पे और पूर्णिमा पे यकीन कर लेते हैं। रात को वो किसी को डरा तो सकते नहीं थे दोनों, तो वो दोनों लिविंग रूम में ही सो जाते हैं, बैठते हैं, सोते भी क्या है पूरी रात बैठते हैं और सुबह के टाइम उनकी आँख लगती है तो वो सोफे पे ही होते हैं और बहाना करते हैं वो अपने घर पे कि जाना है कि बुआ उनके घर चले जाए और वो जो चारों लोग हैं फैमिली के वो एक टुगेदर एक फैमिली डिसीजन ले पाए कि अब क्या करना है नेक्स्ट, क्योंकि वो अपने रिलेटिव्स में या बहन को ये बात नहीं बताना चाहते थे। तो सुबह बहाना करके उनकी बुआ को घर भेज देते हैं। जैसे ही बुआ घर जाती है, दोपहर होती है, सब साथ में बैठते हैं। पूर्णिमा स्कूल से आती है, पूर्णिमा को दूसरे रूम में भेज के टीवी देखने के लिए ऋतिक के पापा ऋतिक की मम्मी को बताते हैं ये सारी बात और ऋतिक को भी बताते हैं कि देखो मेरे को लगता है कि हमें ना यहाँ पे पूजा करवा लेनी चाहिए और ये सब जो हो रहा है ये मतलब गलत है और मेरे को भी अब यकीन हो गया। तो ऋतिक इस बात पे एग्री कर जाता है कि हाँ हमें पूजा करवानी चाहिए और बहुत जल्द तुरंत करवानी चाहिए, मतलब इफ पॉसिबल तो तुम कल ही करवा दो। अब ये सब जब बातें चली रही होती है तो ऋतिक के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक मंदिर जाएंगे जहाँ पे जिस मंदिर के बारे में उन्होंने सुना था और वहाँ से पुजारी से पूछ के कुछ नया प्रोसेस स्टार्ट करेंगे या पूजा करवाएंगे, वहाँ जाके बात करके फैसला होगा। तो इतने में क्या होता है
है कि ऋतिक के पापा मम्मी बात कर ही रहे होते हैं, तो वो पहले ये सोचते कि अब ऋतिक और पूर्णिमा को भी लेके जाएं, बट वो किसी रीजन से नहीं हो पाता। तो ऋतिक के पापा पूछते क्या तू इसके साथ रह लेगा, क्या तू इसका ख्याल रख पाएगा पूर्णिमा का और अपना। तो ऋतिक एग्री कर जाता है कि हाँ मैं ध्यान रख लूंगा, वैसे भी आप लोग तो रात तक आ ही जाओगे और रात को ये सब चीजें होती है तो मैं ध्यान रख लूंगा। तो ऋतिक के मम्मी पापा चले जाते हैं और ऋतिक पूर्णिमा का ध्यान रखता है और उस दिन अकेले रहता है पूर्णिमा के साथ। पूर्णिमा पूरे दिन बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं, कोई उसे कुछ पता नहीं था, तो अपना टीवी देख रही है, खेल कूद में मस्त है। और ऋतिक उस रूम को, जो पूर्णिमा का रूम था, जो एक स्पेयर रूम था, उसको ताला लगा के पूर्णिमा के साथ ही बैठा है। ये सब हो रहा है, धीरे धीरे करते करते रात हो जाती है। ऋतिक अपने पेरेंट्स से पूछता है कहाँ हूँ। सब कहते कि अभी टाइम है, अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी पंडित जी ने ये बोला है, वो सामग्री ला रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा उसे बताते कि अभी हमें टाइम लग जाएगा। और ऋतिक समझ जाता है कि ये तो थोड़ा लेट नाइट को आएंगे, तो अब मुझे पूर्णिमा का ध्यान रखना है और जैसे तैसे उसे उस रूम से दूर रखना है और खुद भी उस रूम से दूर रहना है। ऋतिक टीवी देखने लगता है अपनी बहन के साथ, सो दैट उसकी बहन डिस्ट्रैक्टेड रहे। ऐसे करते 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 रात के 12 बज जाते हैं। ये ऋतिक की पहली रात है जहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं रह रहे और वो और पूर्णिमा अकेले हैं। और वो भी कुछ इतना बड़ा नहीं है, कॉलेज फर्स्ट ईयर में ही है, बच्चा ही है, उसको भी डर लग रहा है। वो अपनी बहन की भी प्रोटेक्शन करना चाहता है, पता भी है माँ बाप थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर डर है जो भी सब कुछ। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि इतने में उसे पूर्णिमा वाले रूम से फिर से खटखटाने की आवाज आती है। और इस बार वो जो खटखटाने की आवाज आती है वो दीवार से ना आके वो डोर से आती है। उस डोर से ऐसा लगता है उस कमरे में कोई है जो अंदर से रूम खटखटा रहा है। पूर्णिमा उस बात पे ध्यान देती है तो ऋतिक उसे बोल देता है अरे हवा है, और उसको मम्मी पापा के रूम में भेज देता है कि ये लो फोन, जाओ वीडियो देखो या जाओ तुम उधर जाओ। पूर्णिमा बीइंग अ किड फोन मिलते ही वो चली गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई, वो अपने पेरेंट्स के रूम में चली गई। और ऋतिक बीइंग ऐसा आदमी जो वैसे ही रिस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा लॉजिकल है और अपने पेरेंट्स के लिए इतना ज़्यादा मतलब कंसिडरेट है कि वो नहीं चाहता कि उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो। वो सोचता है कि मैं खुद रूम खोल के देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, अभी तो मैं अकेला हूँ, कुछ होगा अभी तो मुझे होगा। तो वो डरते डरते रूम खोलता है और उनके अंदर जाता है। रूम के अंदर जाते उसे कुछ भी नहीं दिखता और सब कुछ ठीक होता है कि इतने में वो खटखटाने की आवाज़ फिर से आती है और इस बार फिर से दीवार से ही आती है और ऋतिक डर जाता है। उसी पॉइंट पे एक हवा का झोंका आता है और वो रूम लॉक हो जाता है। जिस घर में, जिस रूम में कोई खिड़की नहीं है, उस पर्टिकुलर रूम में कोई खिड़की नहीं थी, दीवारें हैं, वो रूम एक +1 रूम है तो वो काफी छोटा है। वहाँ पे हवा कहाँ से आई और वो रूम खुद से कैसे बंद हुआ इज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। और वो रूम का जो डोर होता है वो खुद से बंद हो जाता है और ऋतिक डर जाता है। और इंसान जब डरा हुआ होता है तो उसका फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होता है कि वो बोले कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे करके। जब वो ये सवाल करता है तो वो जो खटखटाने की दीवार से आवाज आती है वो और तेज होती रहती है, और तेज और तेज और तेज। और जैसे जैसे वो तेज होती है ना, क्योंकि वो जो दीवार होती है वो दीवार का थोड़ा सा टुकड़ा, जैसे पेंट वेंट कराते कभी कभी दीवार कहीं से ढंग से पेंट नहीं हो पाती है, जो थोड़ा ब्रेक हो जाता है, वैसे ही हुआ। और दीवार का थोड़ा सा टुकड़ा बीचों बीच से खटखटा जहाँ पे आवाज आ रही थी वहीं से टूटता और नीचे गिर जाता है। जैसे वो टुकड़ा नीचे गिरता है तो ऋतिक को जो अंदर का वो होता है, पेंट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, वो देखने लगता है। वो उसे ध्यान से देखता है तो उस पर उसको लगता है कि वो रेड कलर से सुमित लिखा है। एंड ऋतिक देख के चौंक जाता है क्योंकि सुमित उसके पापा का नाम होता है। तो उसको लगता है पापा का नाम कैसे दीवार पे हो सकता है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि उसका सर 2 सेकंड के लिए दूसरी पोजीशन पे जाता है और जब वो वापस उधर देखता है तो वो नाम वहां से गायब हो चुका होता है। इस बात पे वो डर के अपनी बहन को, मतलब पहले तो भागता है, फिर अपनी बहन को लेता है और घर के बाहर खड़ा होकर वेट करने लग जाता है कि जब उसके पेरेंट्स आएंगे तब वो अंदर जाएगा। जब वो बाहर अपने पेरेंट्स का वेट कर ही रहा होता है कि उसे एक कॉल आता है उसके पापा का और वो कॉल उठाते हैं और उसके पापा कहते हैं बेटा अगर तू नहीं होता तो हम इतनी देर के लिए जा नहीं पाते, थैंक यू, हम आ गए, हम पूजा वूजा का सब पता कर लिया, कल हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ऋतिक अपने पापा की बात सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि उसके पापा, उसकी फैमिली उस पर इतना रिलाई कर रहा है और वो देख के डर के भाग के आ गया। उसने देखा भी नहीं उसके पापा का नाम क्यों है। तो अपनी बहन को बाहर खड़ा करके कि तू थोड़ी देर बाहर रहे, मैं बस 2 मिनट में आया। अंदर जाता है और अंदर जाके देखने का फैसला करता है कि क्या वो नाम अभी भी दिख रहा है कि नहीं। वो जैसे ही अंदर घर के जाता है, फिर रूम की साइड जाता है और वो नाम देखता है, वो नाम वहाँ नहीं होता। तो एक बार को ऋतिक को लगता है हो सकता है कि मेरा वहम हो सकता है कि मतलब मेरे को ही कुछ गलत फहमी हो गई हो, बट ऐसा नहीं होता। वो नाम वहाँ पे था, ऐसा ऋतिक ने मुझे बाद में बताया, उस पर भी आता है, बट पहले स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जब ये सब हो रहा होता है तो वो बाहर आता है और अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है और वेट करते हैं।
उसके पेरेंट्स आते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ये बात नहीं बताता और नेक्स्ट डे सब उसी रात को तो अपने मतलब मम्मी पापा वाले रूम में सो जाते हैं चारों। तो नेक्स्ट डे जब पंडित वंडित के आने का टाइम होता है, सब रूम सजा रहे हैं, पूजा का तैयारी कर रहे हैं, सामग्री रखना, चीजें शिफ्ट करना, सब कुछ हो रहा है नॉर्मल तरीके से कि इतने में ही पंडित जी के आने का टाइम हो जाता है। अब जब वो पंडित जी आते हैं, ऋतिक उन्हें नीचे लेने जाता है कि मैं आपको ऊपर तक ले जाता हूँ सामान उठाने वगैरह। पंडित जी जो होते हैं ऋतिक को देखते ही समझ आता है कि कुछ तो हुआ है। तो वो ऋतिक से पूछते हैं कुछ हुआ था क्या? तो ऋतिक एकदम डर जाता है कि इन्हें कैसे पता है, तो मतलब मम्मी पापा ने तो जो बताया होगा वो बताया होगा, पर कल रात का तो मैंने किसी को नहीं बताया। तो एकदम डर के उन्हें देख ही रहा होता है कि उसको लगता है कि शायद इन्हें बता देना चाहिए। तो ऋतिक पंडित जी से सारी बात बोल देता है कि ऐसे ऐसे सुमित लिखा हुआ था, ऐसा सब कुछ हुआ था, ये था। तो वो पंडित जी कहते हैं ठीक है चल मैं देखता हूँ। वो जैसे ऊपर आते और पंडित जी घर के बाहर ही होते हैं ना, तो घर के अंदर आने से पहले कह देते हैं कि इस घर में कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। और वो ये सब अनाउंस करके फिर भी अब क्योंकि वो तो पूजा करने ही आए थे, नेगेटिव एनर्जी हटाने ही आए थे, तो वो अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही अंदर आते हैं सब पूजा वूजा चल रही होती है, तो ऐसा माना जाता है कि पूजा में ना जब विघ्न आ जाता है तो पूजा सक्सेसफुल नहीं हो पाती इतनी, मतलब अगर बहुत बार बार कुछ चीज खराब हुए जा रही है तो उस पूजा में अकॉर्डिंग टू ऋतिक्स लेटर इतनी चीजें गलत हुई कि वो हवन कर रहे हैं तो कहीं से भी खिड़की खुलने की आवाज आ रही है, या कोई सामग्री रखी है वो चीज नहीं मिल पा रही, या घर की कोई चीज गायब हो रही है, किसी को चोट लग जा रही है। बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए कि वो पूजा अच्छे से नहीं हो पाई, बट फिर भी वो पूजा हो गई। और जब वो पूजा हुई तो जब पंडित जी आए कमरे में, उन्होंने ऑफ कोर्स वो कमरा देखने के लिए कहा, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज करनी थी तो उन्होंने वो कमरा देखने के लिए कहा। वो अंदर आए तो उन्होंने वो फील कर लिया जो ऋतिक के साथ कल रात को हुआ था या उस रूम में जो भी था। तो पंडित जी बाहर आते हैं और ऋतिक और पूरी फैमिली को हाथ पे कुछ कलावे वलावे पहना देते हैं, कुछ पूरा अपना प्रोसेस करते हैं और बोलते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके इस घर से शिफ्ट हो जाओ, इस घर में कुछ बहुत बुरा हुआ है और अगर तुम रहे तो हो सकता है तुम में से किसी एक की मौत हो जाए, इतना बुरा हो सकता है, तो तुम चले जाओ, यहाँ पे मत रहो। अब ऑफ कोर्स ऋतिक और पूरी फैमिली ये सब सुन के डर जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं अब तो नहीं रहना चाहिए। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी पूजा के बाद ही अपना सामान वामान पैक करके कुछ दिन के लिए रिलेटिव्स के यहाँ रहने जाएंगे और फिर घर बेच देंगे। अब वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ उसकी पूरी फैमिली वगैरह चली जाती है रहने के लिए। और इतने में ना ऋतिक रिसर्च वगैरह कर रहा होता है कहीं, क्योंकि कुछ भी अगर कुछ बहुत टेरेबल किसी भी जगह पे हुआ होता है तो देयर आर चांसेस कि वो इंटरनेट पे आपको कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल में किसी छुपी जगह पे कहीं तो उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ऋतिक ये सब कर रहा है एंड उसके घर वाले एक नया घर ढूंढ रहे हैं, इस घर के लिए बायर्स ढूंढ रहे हैं, दूसरा सस्ता घर ढूंढ रहे हैं। अब उसके घर वाले इस चीज से इतना मतलब स्ट्रेस हो जाता है कि अभी तो हमने घर बदला था, फिर से घर बदलना है, फिर से नुकसान हो जाएगा, कम बजट पे बेचना पड़ेगा, ये वो अपनी अलग चिंताओं में स्ट्रेस होता है कि वो ये सब पे ध्यान नहीं दे पाते। पर ऋतिक का पूरा फोकस इसी घर पे और इस घर के इंसिडेंट पे होता है। तो वो सोचता है मैं रियल्टर को कॉल करूंगा जिसने हमें घर बेचा था। वो रियल्टर को कॉल करता है और जैसे वो बोलता है ना कि इस घर में कुछ था, इस घर में कुछ था, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने हमारे को फंसा दिया, हम तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, फोन उठाते हुए सब बोलने लगते हैं। तो रियल्टर फोन काट देता है और बहुत देर तक ऋतिक का फोन नहीं उठाता, फोन उसका थोड़ी देर बाद ब्लॉक भी कर देता है। तो ऋतिक अपने घर के किसी और बंदे के इंसान से कॉल करता है और पूछता है कि यार प्लीज ऐसे मत करो, मुझे बता दो क्या हुआ था। तो रियल्टर दया खा के जो भी उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, जो भी ऋतिक को एक कहानी सुनाता है, उस घर की कहानी। रियल्टर बताता है कि उस घर में ऐसा ही एक छोटा सा परिवार रहता था जहाँ पे एक माँ बाप और बेटा रहते थे। और एक दिन जो वहाँ पे बेटा रहता था वो बड़ा था और वो शादी करना चाहता था किसी और लड़की से, और वो जिस लड़की से शादी करना चाहता था वो उसके पापा की पसंद की नहीं थी। तो उसके पापा और उसकी मतलब लड़ाई वड़ाई हो गई, हाथ मतलब ऐसे बातचीत में ही कि पिता ने कुछ ज्यादा सुना दिया बेटे को और ये सब। और बेटा जो ये लड़ाई हो रही थी उस बात पे अपने पापा की बात मान ही नहीं रहा था और टिका हुआ था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो जो उस लड़के के पापा थे उन्होंने, क्योंकि उनका बेटा सुन नहीं रहा था और कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों पे हाथ उठा देते हैं, तो उस पे वो हाथ उठाने की कोशिश करी। और क्योंकि वो क्या कहते हैं बचना चाहता था पिटाई से या जिस भी चीज से, वो पीछे हुआ। और पीछे ना, क्योंकि वो रूम 2+1 घर था, वो जो +1 वाला रूम होता है वो छोटा होता है, वहाँ पे एक बेड सा रखा था और पीछे पेंटिंग्स वगैरह टांगी थी और सब था। तो आदमी का, उस लड़के का पैर उस बेड से टकराया और वो पीछे जा गिरा और बहुत जोर से गिरा, क्योंकि वो एकदम पीछे हुआ ना पिटाई से बचने के लिए। वो पेंटिंग का जो फ्रेम था वो उस पे गिरा और वो फ्रेम टूट गया और कांच उसके सर में लग गया बहुत ज्यादा। जब कांच वाच उसके सर में लग गया और वो इतनी बुरी तरीके से उसे चोट लगी तो बहुत ज्यादा खून बहने लग गया। और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही
उसकी मौत हो गई उस लड़के की। और जब उसकी मौत हो गई, उस लड़के की मौत हो गई, जो तो पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए। मेरी वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई और आज वो इस दुनिया में नहीं है, इससे बेहतर तो मैं उसकी शादी वाली बात मान जाता। ये थॉट प्रोसेस से वो डिप्रेस हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए कि उनके बच्चे की मौत उनकी वजह से, उनकी जिद की वजह से हो गई कि वो ना उस रूम में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने लगे। जब वो उस रूम में ज़्यादा टाइम गुजारते थे अपने बेटे की डेथ की बात, तो उनकी बीवी ने बताया कि वो ना हमेशा अपने आप से बातें करते रहते थे, ऐसे जैसे कि वो किसी और से बातें कर रहे हो और माफ़ी मांग रहे हो रो रो के कि मुझे माफ़ कर दे बेटा, ये वो बहुत डिप्रेस थे कि उनकी वजह से जान चली गई। शायद उनकी फैमिली में ना ये एक बात कोई समझ नहीं पाया कि वो किस हद तक डिप्रेस है। एक दिन उनकी बीवी बाहर किसी काम से गई थी और जब वो वापस लौटी तो उनके पति उसी कमरे में उस दीवार के आगे मरे हुए मिले। उनकी मौत ऐसे हुई थी कि जिस जगह पे वो पेंटिंग रखी थी, जिस जगह पे उनके बेटे का सर लग के उनकी मौत हुई थी, उसी जगह पे उन्होंने अपना सर दे के अपना सर फाड़ दिया और उनकी मौत उस इंजरी से हो गई। इस चीज के बाद, इस घटना के बाद अपने बेटे और अपने पति दोनों को खोने के बाद वो लेडी पागल हो गई और पागल खाने चली गई और वो घर काफी सालों तक नहीं बिका। ये जो स्टोरी थी, काफी रियल्टर्स ने इसे चेंज करने की, दबाने की कोशिश करी सो दैट वो घर बिक जाए, पर वही है कि जब इंसिडेंट होता है तो सच बाहर आ ही जाता है। तो इस रियल्टर ने कैसे तैसे ये घर इनको झूठ सच बोल के बेच दिया था और अब जब इनके साथ भी कुछ हो रहा है तो उसने बता दिया। जब ये बात ऋतिक को पता चली तो उसे समझ आया कि वो जो बात उसे सुनाई दे रही थी, वो जो उसे नाम दिख रहे थे, वो जो हो रहा था वो रियल था। जब ये बात ऋतिक को पता चली तो ऑफकोर्स उसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई और उसके पेरेंट्स ने वो रियल्टर से बात करी, उससे डांटा, उसे बहुत ज्यादा सुनाया, गालियां दी, सब करा। उनके लिए तो एक धोखा ही था ना कि उनको एक ऐसा घर बेचा गया जिसमें इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो रखी है और किसी ने उन्हें बताया तक नहीं कि क्या हुआ है। पर अब क्योंकि उन्हें उस घर का सच भी पता था और उनके साथ वो चीज भी हो चुकी थी, तो अब वो क्या ही करते। तो अब उनके पास उस घर को बेचने के अलावा तो कोई ऑप्शन था नहीं। पर अब अगर वो किसी और को वो घर बेचेंगे तो उसके साथ भी ऐसा होगा। ये सोच के उन्होंने डिसाइड करा कि हम इसे पंडित जी के पास वापस जाएंगे, उन्हीं पंडित जी के साथ, और पूछेंगे कि अब इसका क्या कर सकते हैं। जब वो पंडित जी के पास वापस जाते हैं, वो लोग उन्हें पूरी स्टोरी बताते तक भी नहीं, उन्हें बस एक स्टोरी, मतलब एक ऊपर ऊपर का बताते थे कि हमारे रियल्टर ने बताया कि यहाँ पे 2 लोगों की डेथ हुई थी और बहुत बुरी तरीके से। इसी बात पे वो पंडित जी ही उन्हें रोक के बोलते कि मैं जानता हूँ कि एक बाप और बेटे की यहाँ जान गई है। तो वो पंडित जी बताते कि वो जो स्पिरिट्स थी, क्योंकि वो इतनी अधूरी इच्छाओं के साथ मरी थी, बेटा इस अधूरी इच्छा से कि वो अपने प्यार से शादी करना चाहता था और बाप इस दुख से कि उसकी वजह से उसके बेटे की जान चली गई, कि वो इसी वर्ल्ड में ट्रैप होके रह गए स्पिरिट फॉर्म में। और अब क्योंकि उनके बाद ये फैमिली आई थी तो अब वो चाहते थे कि वो इन पे भारी हो, यानी सुमित पे और ऋतिक पे भारी हो जाए और उनको नुकसान पहुंचाएं। क्योंकि जब कोई भी इंसान इतने नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ मरता है तो वो एक स्पिरिट बन के रह जाता है। ऐसा थ्योरी है, मेरी भी थ्योरी है, बहुत लोग मानते हैं। और जब वो इस वर्ल्ड में रह जाता है तो इस वर्ल्ड के लिए ना उनके लिए काफी एक नफरत सी भर जाती है और काफी नेगेटिविटी भर जाती है, जिसकी वजह से जो उनकी प्रेजेंस होती है उससे नेगेटिव चीजें ही होती है। तो तब भी ये जो चीज हो रही थी कि उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी, ये साइंस थे पोजेशन के। अगर ये साइंस को ऋतिक, उसकी फैमिली इग्नोर कर देते तो हो सकता है ऋतिक के फादर बहुत बुरी तरीके से पोजेस हो जाते और उनके लिए कोई आउटकम ना निकलता और शायद उनका भी जो एंड रिजल्ट होता वो डेथ होता। ये बात उन्हें उन पंडित जी ने बताई और ये बात सुन के ऋतिक और उनके परिवार वालों ने डिसाइड करा कि हम तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। वो ये घर किसी को बेचना भी नहीं चाहते थे, बट एट द सेम पॉइंट वो रहना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने उन पंडित जी से पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो पंडित जी ने एक उपाय बताया कि आप एक काम करो कि आप इसमें एक और पूजा करवाओ। इस टाइम कोशिश करेंगे कि कोई भी विघ्न ना आए, कोई भी ऐसा ऑब्स्टिकल ना आए, कुछ परेशानी ना हो, और तब ये सब कम हो जाएगा। और जब ये कम होगा तब आप ये घर बेच देना, तो आपके ऊपर भी कोई बैड कर्मा नहीं आएगा और जो रहेंगे उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और वो भी अपनी साइड से पूजा करवा सकते हैं और कुछ इलाज करवा सकते हैं। तो ऋतिक ने ये घर वर बेच दिया, उनकी फैमिली ने पूरा प्रोसेस करा। आज ऋतिक एक दूसरे घर में रहते हैं जो ऑफकोर्स उस घर से और छोटा है और उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अभी अच्छी ज्यादा नहीं है, पर अब वो लोग खुश है। अब उन्हें डर नहीं लगता और वो लोग मतलब अपने घर में एक पीस से रह सकते हैं। जब उन्होंने ये लेटर लिखा तो इस लेटर में उन्होंने मुझे बताया, या उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि ये जो इंसिडेंट है शायद सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि हमने बहुत जल्दी मतलब घर शिफ्ट कर लिया, हमारे साथ कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ, पर सच बात यह कि अगर हम उस वक्त ये घर शिफ्ट ना करते हैं, इतना तुरंत एक्शन ना लेते, तो आज मेरे पापा या शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होते। अगर मेरे पापा नहीं होते तो शायद मेरी पूरी फैमिली बिखर जाती और अगर मैं नहीं होता तो शायद ये कहानी आप तक नहीं पहुंच पाती। मुझे लगता है कि
जो ये ऋतिक के साथ हुआ है वो बहुत ही डरावनी बात है, क्योंकि बहुत लोग ना किसी भी रीजन से, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, घर शिफ्ट करते रहते हैं। और काफी लोग जब घर शिफ्ट करते हैं, चाहे वो रेंट पे ले रहे हो, चाहे वो बस ऐसे खरीद रहे हो, ये भूल जाते हैं कि इससे पहले भी यहाँ कोई रहता था, उनकी प्रेजेंस, उनकी एनर्जीज यहाँ थी, और वो शायद वो पूजा नहीं करवाते, उस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते। बट आई थिंक ये बहुत बड़ा डिसीजन है, और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज, किस्से, इंसिडेंट्स है जो हाउस रिलेटेड है। तभी तो कहते हैं हॉन्टेड हाउसेस बहुत सारे होते हैं। तो मेरी तो एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप कोई घर शिफ्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो उसमें पूजा जरूर कराओ, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ आए और नेगेटिव जो भी है वो चला जाए। एंड उसका बैकग्राउंड चेक अच्छे से करो। मुझे भी लगता है कि अगर ऋतिक और उसकी फैमिली शायद इन साइंस को इग्नोर कर देती तो मे बी उनके साथ कुछ बहुत बड़ा हो जाता, बट जो अभी भी उनके साथ हुआ है वो भी कुछ कम नहीं था। ऋतिक ने अपने लेटर के एंड में ये भी लिखा है कि आज भी कभी कभी जब उस बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें वही खटखटाने की आवाज और वही खुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर आप इस स्टोरी से किसी भी तरीके से रिलेट कर पा रहे हो, या अगर आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो, तो आप भी हमें लेटर लिख के भेज सकते हैं। ऑल्सो आपको अगर ये पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले हॉरर किस्से के साथ।